हेलो एवरीवन, प्रभाकर मैथ्स एकेडमी में आपका फिर से दोबारा स्वागत है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कैलकुलस, ठीक है ना। आज हम कैलकुलस पढ़ेंगे। क्लास 12th के लिए ये कैलकुलस का पहला पार्ट आज हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो लोगों को डिफरेंट मन में बात आने लगता है कैलकुलस का नाम सुनते ही कि क्या है, इसके बारे में लोग का हुआ बना लिया है, काफ़ी कठिन है, कॉम्प्लेक्स है। बट ऐसा नहीं है, आपको कुछ चीज़ों का अगर जानकारी हो तो काफ़ी इजी वे में बनता है ना। तो आज हम पढ़ेंगे इसमें होता क्या है कैलकुलस के बारे में, क्या क्या पढ़ना होता है और क्या क्या चीज़ हम जानते हो तो ये ज़्यादा ईजी हो जाता है। सारे चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कैलकुलस होता क्या है ना, ठीक है। तो आप लोग बहुत सारे कैलकुलस पढ़ रखे होंगे, जो 12th के विद्यार्थी हो उन्होंने भी पढ़ा होगा, 11th में भी पढ़ा होगा कैलकुलस क्या है। इंट्रोडक्शन तो आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि इसमें थोड़ा हम डीप जानेंगे, है ना। इसके पहले मैंने जो बता रहा था वो NCERT के लिए सिर्फ बता रहा था, बट अब हम कैलकुलस पढ़ेंगे ना तो थोड़ा डीप जानेंगे, क्योंकि आपका अगर कैलकुलस मजबूत हो तो इसके बाद जो भी आप इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम दो या फिर जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाहोगे, तो अगर आपका बेस सही बना हुआ हो तो काफ़ी इजी होगा। तो हम बेस से लेकर आगे की और एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे इसको, तो काफ़ी इजी वे में पढ़ेंगे इसको हम, ठीक है। तो कैलकुलस आपको बता देता हूँ कि ये जो अगर बोर्ड एग्ज़ाम की बात करें तो 40 to 45 मार्क्स का क्वेश्चन सिर्फ अकेले यहाँ से अराइज होता है, कैलकुलस से अराइज होता है। तो आप सोच सकते हो कि हमारे लिए ये बैकबोन बन जाता है। अगर बोर्ड एग्ज़ाम की बात करें तो आदमी का जिस तरह से बैकबोन मजबूत हो तो आदमी इस तरह से खड़ा रहेगा और चलेगा। वही बात इसमें हर जगह पे इसका यूज है साइंस में आज के, चाहे वो हमारा सैटेलाइट प्रक्षेपण में हो या फिर कहीं और हो, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हो, या हम कहें कि प्रिडिक्शन ऑफ वेदर हो, जो हम बता लेते हैं कि कल बारिश होगा, कल बारिश नहीं होगा, इस तरह का ये सारे इसमें हम पढ़ते हैं, लेकिन दिखता नहीं है, ठीक है। तो वो हम दिखाएंगे, जो आपको सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग क्या दिखेगा वो, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसका यूज कहाँ पे होता है ये जानना बहुत ज़रूरी होता है ना। तो हम साथ साथ ये भी जानेंगे कि इसका यूज कहाँ पे होता है और काफ़ी डीप में चलेंगे। तो थोड़ा पेशेंस बनाना, है ना। कंटिन्यू कैलकुलस का वीडियो हम आएगा डेली, एक वीडियो एटलीस्ट डेली आएगा, है ना, जो भी हो। तो आपको मैं स्टार्ट करता हूँ कैलकुलस से। इसको हिंदी में कलन शास्त्र कहते हैं। जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हों, ऐसे ये नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये जनरली तौर पर नाम इसलिए कैलकुलस रखा गया है, ये लैटिन वर्ड से लिया गया है। हम इसके हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, ठीक है। लैटिन वर्ड से लिया गया जिसका मतलब काउंटिंग करना होता है, ठीक है। तो हम कैलकुलस का मतलब बताते हैं कि जनरली तौर पर इसको हम एक लाइन में कहें तो इट इज़ द स्टडी ऑफ चेंज, ठीक है। परिवर्तन जो है ना उसके बारे में पढ़ना है। तो जो स्टडी ऑफ चेंज है वो है क्या, तो हम इसमें एक लाइन में कह सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी द चेंज ऑफ क्वांटिटी और फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी और फंक्शंस, ठीक है। यानी एक फंक्शन या क्वांटिटी का जो परिवर्तन है किसी दूसरे फंक्शन या क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करना कैलकुलस के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब जैसे देखो ये बोल दिए तो समझ में नहीं आया, ठीक है। जैसे हम कहें यहाँ पे सपोज एक सिंपल सा हम दिखाते हैं, आप ये इससे स्पष्ट हो जाएगा, एक ग्राफ से दिखाते हैं। यहाँ पे आप हो स्कूटर चला रहे हो, ठीक है। ये आपका इधर डिस्टेंस है और ये आपका स्पीड है। आपको पता है जब आप बाइक स्टार्ट करते हो तो उसका जो इनिशियल स्पीड होता है ना, जब आपका इनिशियल टाइम 0 हो तो 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 10 से स्टार्ट करें हम, ठीक है। तो यहाँ से आप शुरू करते हैं, मान लिया जाए इस तरह से बढ़ते जाते हैं इधर की ओर, तो इसका ग्राफ इस तरह से होते जाता है, इस तरह से भी आप बना सकते हैं। अगर आपको फिर रुकना हो कहीं पे तो इस तरह से रुकते हैं, अगर अचानक रुकना हो तो इस तरह से आप आ जाते हैं, है ना। तो ये जो हमारा ग्राफ बना, ये हम यहाँ पे स्कूटर चला रहे थे, बाइक चला रहे थे यहाँ से, तो इस तरह से मेरा ग्राफ शिफ्ट हुआ है, ठीक है, डिस्टेंस और स्पीड के फॉर्म में। तो अब अगर हम कहें कि यहाँ से हमने बाइक स्टार्ट करा और यहाँ पे एक पॉइंट P पे हमने आकर रुका, ठीक है, या रुका नहीं, चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है इस वेव में, इस तरह से इधर की ओर चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो टाइम था 0 था और यहाँ पे मान लिया जाए आफ्टर 5 मिनट्स यहाँ पे हमने पहुँचा, ठीक है। तो जब यहाँ पे पहुँचा तो कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा,
ठीक है, तो इस टाइम जो इसका स्पीड है, चाल है, वो क्या है, वो क्या होगा, तो वो हम इसके अंतर्गत फाइंड आउट करेंगे। किसके अंतर्गत? कैलकुलस के अंतर्गत। ठीक है, अब यहाँ पे आप बात कर सकते हो बाइक की नहीं, किसी और चीज़ की बात करते हो, जैसे रॉकेट ही जाता है, अंतरिक्ष में जाता है, तो उसका स्पीड तो स्टार्टिंग से 0 होता है ना, और धीरे धीरे उसका स्पीड बढ़ता जाता है यार। ठीक है, तो 5 मिनट के बाद मान लिया जाए उसका स्पीड 1000 किलोमीटर प्रति सेकंड हो, सॉरी घंटा हो, या इतना किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो धीरे धीरे उसका डिफरेंट टाइम के अनुसार उसका क्या होता है, स्पीड बढ़ता जाता है। तो चेंज होता है, उसके परिवर्तन होता है, किस में? क्वांटिटी में परिवर्तन होता है। अगर उसको क्वांटिटी को हम स्पीड के रेस्पेक्ट करें या डिस्टेंस के रेस्पेक्ट करें तो चेंज तो होता है। अब वो कांस्टेंट चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। अगर कांस्टेंट चेंज होगा तो हम तो बता लेंगे कि यहाँ से स्टार्ट किया है इस रेट से और इसी रेट से लास्ट तक जाएगा, तो जो हमने फार्मूला पढ़ा है डिस्टेंस का, वो क्या होता है, स्पीड गुना टाइम, इसके थ्रू तो हम निकाल ही लेंगे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, रुक रुक कभी उसका जो स्पीड है कम जाएगा, कभी बढ़ जाएगा, अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन। जैसे आप बाइक ही चलाते हो ना, तो कांस्टेंट रेट से बाइक नहीं चलाते हो आप, ठीक है। आपका जो स्पीड है कांस्टेंट स्पीड नहीं होता है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा हमने लगा दिया, चलो यहाँ पे ये और जा रहा है। वो कंडीशन के अनुसार हम स्पीड को बढ़ाते हैं, घटाते हैं, तो उसका जो स्पीड हुआ वो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी के अंतर्गत पढ़ेंगे हम उसको, ठीक है, कि इतना मिनट के बाद इसका स्पीड का चेंज क्या हो रहा है। जैसे हम कहें सपोज दैट, और हम एक एग्जांपल लेते हैं। अब सपोज एक तरह से एक सीढ़ी हम दीवार पे लगा दिए हैं ऐसे, ठीक है, ये सीढ़ी है, ये वाली सीढ़ी है इस तरह से, तो इसको हम खींचेंगे तो ये इस तरह से इधर बढ़ेगा और इधर घटेगा। तो कोई ज़रूरी नहीं कांस्टेंट रेट से ये घटे और कांस्टेंट रेट से ये बढ़े, निश्चित इसका रेट नहीं है घटने या बढ़ने का जो, तो उसको जो हम कि यहाँ पे आया तो ये किस दर से बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो ये जो पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे कैलकुलस के अंतर्गत। तो हम इसको कह सकते हैं इस तरह से कि द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स in which we study the rate of change of quantity या functions with respect to other या another quantity और function, ठीक है ना। गणित विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, यानी एक राशि में परिवर्तन की दर किसी दूसरे राशि के सापेक्ष, ठीक है ना। इसको शॉर्ट रूप में, डायरेक्ट रूप में कह देंगे कि इट इज़ द स्टडी ऑफ चेंज, यानी कि परिवर्तन का ये क्या है, स्टडी है। इसके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे। तो ये हमारा कैलकुलस था। कैलकुलस का 2 वैज्ञानिक थे, एक न्यूटन साहब थे, एक लेबनीज़ था। दोनों ने इसका खोज किया था। जो इसको 2 मेजर पार्ट होता है उसके बारे में हम बताएंगे कि एक डिफरेंशियल कैलकुलस होता है और एक इंटीग्रल कैलकुलस होता है। तो डिफरेंशियल कैलकुलस का जो कह सकते हो कि खोज जो किए थे, डिस्कवर जो किए थे, वो न्यूटन साहब ने किया था, और जो लेबनीज़ ने किया था वो इंटीग्रल कैलकुलस का करा था। तो ये देयर आर 2 मेजर पार्ट्स, ठीक है ना। ये 2 महत्वपूर्ण पार्ट्स है, आपका मेजर पार्ट्स है, काफ़ी बड़ा पार्ट्स है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम इसका यूजेज कहाँ कहाँ करते हैं ना, यूजेज के बारे में जानना मस्ट इम्पॉर्टेंट है कि यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। हम देखो 1 बाई 1 समझाएंगे कहाँ कहाँ करते हैं। सबसे पहले अगर हम कहें यूजेज की बात करें, इसका यूजेज, तो जो ऑर्बिट्स होता है ना, ऑर्बिट्स ऑफ सैटेलाइट्स, ठीक है, स्पेलिंग जो भी हो, एंड स्पेस क्राफ्ट्स में इसका यूज होता है। पहला सबसे ज़्यादा आज के दौर में साइंटिस्ट लोग इसी में यूज करते हैं। ऑर्बिट्स ऑफ सैटेलाइट, जो सैटेलाइट्स का जो ऑर्बिट्स होता है, सैटेलाइट समझ ही रहे हैं, उसका जो ऑर्बिट्स होता है, कक्ष जो होता है ना, उसके कैलकुलेशन के बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो कैलकुलस के थ्रू किया जाता है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। जो कैलकुलस के अंतर्गत ही इसका उपयोग किया होता है। ऑर्बिट्स ऑफ सैटेलाइट्स, कैलकुलेशन, यहाँ पे कह सकते हो कैलकुलेटिंग ऑर्बिट्स ऑफ सैटेलाइट्स एंड स्पेस क्राफ्ट, समझ रहे हो, ठीक है। तो इसका जो अध्ययन किया जाता है, इसके बारे में जाना जाता है, इसका जो यूज किया जाता है वो किसके थ्रू, कैलकुलस के थ्रू करा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम अगर कह लें, आप लोग देखते होंगे कि आज हम कह सकते हैं कि फोरकास्टिंग ऑफ वेदर
या फिर एक चीज़ और नाम दे देते हैं, ग्लोबल ट्रेंड। ग्लोबल ट्रेंड देखो, फॉरकास्टिंग ऑफ वेदर का मतलब क्या होता है? वेदर तो समझ रहे हैं आप, वेदर मतलब मौसम, फॉरकास्टिंग पूर्वानुमान। आप लोग न्यूज़ में सुने होंगे, कल मुंबई में बारिश होगी, परसों नहीं होगी, तरसों फिर से होगी या नहीं होगी, है ना। तो ये फॉरकास्टिंग होता है किसका? वेदर का। हम पहले ही बता देते हैं किसका उपयोग करके, तो वो कैलकुलस का यूज होता है इसमें भी। किस तरह से होता है यूज, वो तो आपको पढ़ना पड़ेगा काफ़ी डीप। सिर्फ अभी ये जानो कि होता है कैलकुलस का यूज किस में? फॉरकास्टिंग ऑफ वेदर में। अब ग्लोबल ट्रेंड देखो क्या होता है। ग्लोबल ट्रेंड, ग्लोबल ट्रेंड जो है जनरली तौर पर इसको हम लोग कहते हैं इकोनॉमी में इसका यूज होता है। ग्लोबल ट्रेंड का मतलब इकोनॉमी होता है। अब देखो, जैसे अभी हम कहें कि हमारा कोरोना की वजह से या किसी और की वजह से, जिसकी वजह से हो, हमारा जीडीपी नीचे आ गया है बहुत ज़्यादा। अगर यहाँ पे धरातल हो तो इससे भी काफ़ी नीचे आ गया है ना। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा न्यूज़ वगैरह में, पत्रिका में पढ़ा होगा कि -23 या 24 पॉइंट समथिंग जो है जीडीपी हमारा बहुत नीचे चला गया है। ठीक है ना। तो ये तो जो हमारा है 3 महीने का कैलकुलेशन है, क्वार्टरली बताया गया है। और विशेषज्ञों का कहना है कि 1 साल के बाद, यानी जब आपका एनुअली इसमें कैलकुलेशन होगा ना, तो वो आपका अप्रॉक्स -10 पे आ जाएगा। तो कुछ तो बढ़िया होगा हमारे लिए भी। ठीक है, तो ये क्या बोले, वो तो 3 महीने का कैलकुलेशन देखें, ये जो भी हमारा इकोनॉमिक वाला हो, लेकिन उसमें उसके बाद जो उन्होंने 9 महीने अगले का बताया कि 10% माइनस में आ जाएगा, तो वो प्रिडिक्ट किए, वो कैलकुलेशन करके प्रिडिक्ट। ऐसे नहीं है कि तुक्का लगा लेते हैं, है ना। तुक्का नहीं लगेगा इसमें प्रिडिक्शन लगाते हैं वो कैलकुलेशन के हिसाब से। तो वो भी कैलकुलेशन का इसी के थ्रू करते हैं। ठीक है ना, समझ रहे हो। तो ग्लोबल ट्रेंड्स क्या होता है। उसके बाद जो हम अगर बात करें, आगे की बात करें, तो आप एक नाम सुने होंगे, एक्सरे मशीन होता है, अल्ट्रासाउंड मशीन होता है। ठीक है, तो तीसरा जो यूज हम इसमें कह सकते हैं, एक्सरे मशीन या एक्सरे डायरेक्ट लिखो, एंड अल्ट्रा साउंड इक्विपमेंट्स। एक्सरे मशीन और अल्ट्रासाउंड मशीन का जो इक्विपमेंट्स होता है ना, उसको डिजाइन करने में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। किसका? तो कैलकुलस का। ठीक है ना। तो एक्सरे मशीन आप जानते होंगे, आई थिंक बताने की ज़रूरत नहीं क्या होता है विशेष। आप देखो क्या होता है, एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड मशीन, ये सब का जो इक्विपमेंट्स होता है उसको डिजाइन करने में इसका बहुत बड़ा उपयोग होता है कैलकुलस का। या हम कह दें, और अगर और बहुत सारा यूज है, लेकिन कुछ जो मेजर यूजेस है उसके बारे में, प्रिडिक्टिंग ऑफ पॉपुलेशन साइज यहाँ मतलब नंबर से ही है। ठीक है ना, पॉपुलेशन नंबर जो भी हो। ठीक है, तो इसका जो प्रिडिक्शन है, यहाँ तक दिख रहा है, कट रहा है थोड़ा, यहाँ तक दिख रहा है, चलो कोई नहीं, ठीक है। प्रिडिक्शन ऑफ पॉपुलेशन, जैसे अभी हम जो भी हमारा इंडिया का पॉपुलेशन एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते हैं, कंटिन्यू बढ़ते रहता है, अप्रॉक्स 135 करोड़ है। लेकिन कहा जा रहा है, प्रेडिक्शन ऐसा किया जा रहा है कि 2021 में हम चाइना को पीछे करके हम पॉपुलेशन में सबसे मजबूत हो जाएंगे, है ना। इंडिया, हम मतलब इंडिया, तो वो प्रेडिक्शन है। ठीक है, तो वो कैलकुलेशन जो भी हो, कैलकुलेशन करने के बाद प्रेडिक्ट किया गया कि हम 2021 में ये पहुंच जाएंगे, चाइना को दूसरे नंबर पे कर देंगे, हम पहले पे हो जाएंगे, अभी तो दूसरे पर है ना। तो वो भी जो होता है ये कैलकुलस के थ्रू ही उसका उपयोग होता है। और अभी जो वाइडली यूज किया जा रहा है वो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कर रहा है, इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग। ठीक है, इंजीनियरिंग में इसका बहुत बड़ा, सिविल इंजीनियरिंग खास तौर पे कहा जाए, इसमें बहुत बड़ा उपयोग किया जा रहा है कैलकुलस का। इसमें आपको दिखेगा, ये सब तो आपको काफ़ी डीपली पढ़ना पड़ेगा, इसमें भी पढ़ना है, लेकिन आप ये देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो आप 12th में देखोगे उसके बारे में हम लास्ट में चर्चा कर लेते हैं कि जो 12th में है यूजेज, वो है जनरली तौर पर टू फाइंड द इनक्लोज्ड एरिया बिटवीन 2 और मोर देन 2 कर्व्स। ठीक है, टू फाइंड द इनक्लोज्ड का मतलब बंद होता है, इनक्लोज्ड एरिया बिटवीन 2 और मोर देन 2 कर्व्स, है ना। मतलब 2 या 2 से अधिक कर्व्स के बीच जो
एरिया बनता है उसको हम फाइंड आउट करने में इसका उपयोग कर सकते हैं। तो लोग कहते हैं कि एरिया तो हम बचपन से पढ़ रहे हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल और चतुर्भुज का क्षेत्रफल, है ना, अंग्रेजी में ट्रायंगल और जो भी हो क्वाड्रिलेटरल होता है, सॉरी चतुर्भुज का, तो उसमें जो है उपयोग तो हम बचपन से पढ़ें, लेकिन यहाँ पे इसके थ्रू क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या बड़ी बात है। तो अगर हम ऐसे हम बना दें, सपोज दैट इस तरह से हमने करा, ये एक और एक ये बनाया, एक दो पैराबोला बनाया। ये पैराबोला है, आप जानोगे कोनिक सेक्शन में आपने पढ़ा होगा। तो दोनों के बीच का जो क्षेत्रफल है कैसे फाइंड आउट करोगे? ये तो आपका ना त्रिभुज बन रहा है, ना ये मछली जैसा दिख रहा है, लेकिन है नहीं वो, है ना। तो इसका जो यूज है, इसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे वो किसके थ्रू हम निकालेंगे? कैलकुलस का। वो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में है, लास्ट में है वो, ठीक है। तो वो इसके थ्रू है, तो आपको ये 12th में दिख जाएगा, ठीक है। तो ये होता है कैलकुलस। तो कैलकुलस होता क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, वो तो समझ गए, है ना। स्टडी ऑफ चेंज, एक लाइन में अगर जवाब दिया जाए व्हाट इज कैलकुलस, तो इट इज़ द स्टडी ऑफ चेंज, है ना, इन विच वी स्टडी द चेंज ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। ये तो अब इसमें हम कहें कि ठीक है कैलकुलस तो ये है, इसका दो मेजर पार्ट है, ठीक है। एक है जिसको हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, और दूसरा है इंटीग्रल। इंटीग्रल दो पार्ट है, ये दोनों पार्ट 50-50% है, एक के बिना दूसरा सॉल्व नहीं होगा। डिफरेंशिएशन जानते हैं तभी इंटीग्रेशन सॉल्व होगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। ये दोनों एक दूसरे के साथ जोड़ के रहता है। तो ये दोनों के बारे में पढ़ेंगे, ये दोनों के थ्रू पढ़ेंगे कि क्या क्या इसमें पढ़ना है और इसका यूज इसके द्वारा कैसे कैसे किया। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी इज द स्टडी ऑफ चेंज, दोनों के थ्रू, एक के जगह एक के थ्रू जोड़ते हैं और एक के तरह तोड़ते हैं, ठीक है। तो दोनों ज़रूरी है, तोड़ना भी ज़रूरी है उतना ही, जब तक टूटेगा नहीं तो जुटेगा कैसे, ठीक है। अगर जुटा ही रहेगा तो फिर इसका उपयोग कहाँ करेंगे इसका। तो इसमें हम देखेंगे कि ये स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है, उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है ना। अगर वो नहीं जानेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ होगा, ठीक है। आप 12th में अच्छे नंबर ले आओगे, लेकिन अगर कैलकुलस के साथ खेलना है तो कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। मैथमेटिक्स 11th में आपने पढ़ा होगा, 9th में कुछ पढ़ा होगा, 10th में। हम सिर्फ बोर्ड पर लिखेंगे कि ये सब चीज़ आपको आना चाहिए, वो वाली बात हम नहीं पढ़ाएंगे, हम आपको 12th के दृष्टिकोण से लेकर चलेंगे, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ों को जानना ज़रूरी है, ठीक है। तभी तो आप युद्ध करने जाओ तो सारा हथियार लेकर जाओ, तभी आप जीत पाओगे, अदरवाइज, ठीक है। तो इसमें जो इसको हम लोग कहते हैं प्रीक्यूसाइट्स फॉर कैलकुलस, प्रीक्यूसाइट्स का स्पेलिंग क्या हो जाएगा? प्रीक्यूसाइट्स ऑफ कैलकुलस। प्रीक्यूसाइट्स का मतलब होता है कि कैलकुलस के लिए हम क्या जानें, फॉर कैलकुलस या ऑफ कैलकुलस। कैलकुलस जानने के लिए आपको कुछ प्रीक्यूसाइट्स है वो जानना बहुत आवश्यकता है, यदि आप इसके साथ खेलना चाहते हैं, इस कैलकुलस के पार्ट्स के साथ, तभी, अदरवाइज ठीक है नहीं जानो, रट्टा मार लो कुछ चीज़ों को। आप 12th में अच्छे मार्क्स ले आएंगे, कैलकुलस में 45 में 40 तो एटलीस्ट आ जाएगा रट्टा मार के, लेकिन इसके आगे आपका बेस कमज़ोर होगा, वो रट्टा मारा यहीं रह जाएगा, ठीक है ना, अगर ये चीज़ों को आप नहीं जानते हैं। तो सबसे पहले हम जो कॉमन सी चीज़ है वो है, बात कर लें तो नंबर्स एंड सेट्स, ठीक है। नंबर्स में आपका जनरली जो बचपन से पढ़ रहे हैं, 4-5 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, होल नंबर, ये नंबर, दिस दैट, रियल नंबर, कम्प्लेक्स नंबर, है ना, कम्प्लेक्स नंबर भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है, वो भी दोनों। और जो सेट्स होता है जो 11th में आपने पढ़ा होगा कि सेट इज़ द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स और नंबर्स और फंक्शंस, है ना। ये जो होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन है किसका, तो ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है, तो ये इसके बारे में भी जानना पड़ेगा आपको। तो हम चीज़ों को लिख देते हैं, आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना कहीं से भी। उसके बाद है कोऑर्डिनेट ऑन ए प्लेन। कोऑर्डिनेट के बारे में थोड़ा जान लेना, ये क्या होता है कोऑर्डिनेट, है ना, कैसे किसी
दी पर्टिकुलर लोकेशन का हम कोऑर्डिनेट बता सकते हैं। ठीक है, ये देखना होता है, इसमें तो आप पढ़े हुए 10th क्लास में। उसके बाद आपका आ जाएगा स्लोप एंड इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, स्लोप एंड इक्वेशन ऑफ लाइन, ढाल जिसको कहते हो। जैसे हम अगर बात कर लें तो ये हमारा इसका ढाल है, कुछ ना कुछ तो ढाल है ही इसमें। ठीक है, तो उस ढाल के बारे में जानना। ठीक है, स्लोप एंड इक्वेशन ऑफ लाइन, जो भी एक लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन है, उसका इक्वेशन आपको आना चाहिए डिफरेंट फॉर्म में। ठीक है, एक बिंदु से होकर गुजरता हो, ढाल दिया हुआ हो, तब उसका इक्वेशंस क्या बनेगा, या फिर आपका दो बिंदु से होकर पास कर रहा हो तो क्या बनेगा, अगर इंटरसेप्ट के रूप में दिया हुआ हो तब क्या बनेगा, ये सारे आपको इसमें देखना पड़ेगा। उसके बाद आपका है, अगर हम कह लें तो फंक्शंस के बारे में जानना पड़ेगा। फंक्शंस, ठीक है, जिसमें फंक्शंस आप तो पढ़े ही हो, बहुत सारे टाइप्स का फंक्शन होता है। उसमें रियल वैल्यूड फंक्शन इज इम्पॉर्टेंट, रियल वैल्यूड फंक्शन खास तौर पे। उसके बाद इसमें इसका इंटरवल्स हो, इंटरवल्स जानो, डोमेन जानो, रेंज जानो, कोडेमेन जानो, है ना। ये सारे चीज़ों आपको पता होना चाहिए फंक्शंस के बारे में। कोई भी फंक्शन हो तो उसका डोमेन होता है, रेंज होता है। क्या होता है डोमेन, रेंज आप समझते होंगे अगर पढ़ा होगा आपने 11th तो, क्योंकि हम 12th के बेसिस पे चल रहे हैं। उसके बाद हम कह लें ऑड एंड इवन फंक्शंस, ऑड एंड इवन फंक्शन आपने शायद ये भी पढ़ा होगा कि ऑड फंक्शन क्या है। जैसे हम कह लें कि अगर कोई फंक्शन हो f(x), ठीक है, तो f(x) बराबर f माइनस एक्स हो जाए। ठीक है, और एक कंडीशन है f(x) बराबर माइनस f(x) हो जाए। तो इस स्थिति में ये जो है ना, ये आपका इवन फंक्शन होगा, इवन, और ये हो जाएगा ऑड। जैसे हम कह लें कि हमारा कोई फंक्शन हो f(x) बराबर साइन स्क्वायर एक्स। ओके, तो अगर हम कह लें कि f माइनस एक्स निकालें आप, तो साइन स्क्वायर माइनस एक्स, तो साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। अब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि f ये माइनस एक्स हो गया, और f माइनस एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स को f(x) कह दोगे। तो यदि f माइनस एक्स बराबर f(x) हो जाए, ठीक है, तो दैट इज इवन फंक्शन। और ऑड में निगेटिव, जैसे यहीं पे अगर हम q कर देते, ऐसे अगर एक और ले लेते हैं, चलो f(x) बराबर साइन q ले लें, या कुछ भी ले सकते हैं आप, मान लिया जाए x(q) ले लें। ठीक है, इस तरह से अगर f माइनस एक्स रख लें तो माइनस एक्स का q, तो f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यू, यानी f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस इस एक्स क्यू की जगह f(x). तो इस कंडीशन में जो होता है वो ऑड फंक्शन होता है। ये दोनों के बारे में जानना चाहिए, काफ़ी यूज करेंगे इंटीग्रल कैलकुलस में इसका। उसके बाद एक चैप्टर है आपका कोनिक सेक्शन, मस्ट इम्पॉर्टेंट। कोनिक सेक्शन जो है पूरे मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर क्षेत्र में इसका यूज है, जो कि आपको 11th में पढ़ना है। यानी कि हम अगला जो टॉपिक देते हैं वो कोनिक सेक्शन है ना। एक चैप्टर है भाई, इसका आपको 11th में पढ़ना होगा, डीपली पढ़ना है। जो नहीं पढ़े होंगे एनसीईआरटी का एक एक लाइन पढ़ लेना, ठीक है ना। एनसीईआरटी जो उसमें भाई जो कंटेंट होता है ना बहुत अच्छा है, ठीक है, तो उसका एक एक लाइन पढ़ लेना। अगर थोड़ा बहुत भी आप पढ़े होंगे तो समझ में आपको इजली वे में आ जाएगा। तो कोनिक सेक्शन में आपको जो पढ़ने के लिए आएगा वो सर्कल, 10th में सर्कल पढ़ा, लेकिन इसमें जो इक्वेशन ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, डिफरेंट कंडीशंस आ जाएगा इसका, ठीक है ना। सर्कल के बाद आपको पैराबोला पढ़ना आएगा इसमें। उसके बाद हाइपरबोला, या उससे पहले हम एलिप्स पढ़ लेंगे। एलिप्स, हाइपरबोला, ये 4 टॉपिक है कोनिक सेक्शन में पढ़ना, ठीक है। उसके बाद इसमें स्ट्रेट लाइंस भी थोड़ा देख लेना। स्ट्रेट लाइन कहीं पे आ गया था ना, ये लाइंस, ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया, ये स्ट्रेट लाइंस के अंतर्गत देख लेना इसको, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में यूज करेंगे, और आपके 12th में इससे एक क्वेश्चन लॉन्ग आएगा, चाहे आप
किसी भी टाइप का बोर्ड में, CBSE में हो, BSEB में हो, इसे एक लॉन्ग क्वेश्चंस आपका आएगा। एंड आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन, मेट्री फंक्शन, और इससे जुड़े हुए सारा आइडेंटिटीज विथ इन्वर्स वाला भी है ना, इन्वर्स सर्कुलर ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन एंड इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन, इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन। ठीक है, ट्राइगोनोमेट्री में जो आपने 10th में पढ़ा वो भी चाहिए, 11th में पढ़ा वो भी चाहिए, 12th में आपने पढ़ा जिसका नाम दे दिया हमने सिर्फ इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन, वो भी चाहिए, है ना। इसका डीपली नॉलेज होनी चाहिए, काफ़ी ज़्यादा हम इसका उपयोग करेंगे, है ना। अब उसके बाद जो है एक और टॉपिक है इसमें जिसको हम लोग कहते हैं इनइक्वालिटीज़। इनइक्वालिटीज भी आपका इसमें यूज करेंगे बट कम करेंगे, है ना, लेकिन करेंगे कहीं कहीं पे। इनइक्वालिटीज और समीकरण में यही अंतर होता है कि अगर हम x + y = 10 लिखते हैं तो ये समीकरण है, लेकिन ग्रेटर देन कर देते हैं यहाँ पे, या सिर्फ ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इनइक्वालिटीज हो जाता है। यानी कि वेरिएबल्स और कांस्टेंट को जब हम ये 4 चीन लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू से सेपरेट करते हैं ना, तो वो आपका इनइक्वालिटीज बन जाता है। ओके, आई बात समझ में। उसके बाद आपको इसमें जो हम देखेंगे वो अपने 11th में लिमिट्स तो पढ़ा ही होगा, ये देखना है लिमिट्स ऑफ ए फंक्शन। एक फंक्शन का जो लिमिट्स है, सीमाएं हैं, वो क्या क्या होता है इसके बारे में आप थोड़ा देख लेना है। और तो यूजेज एक, और अब एक टॉपिक और देख लेना, लॉगरिथम, बेसिक कंसेप्ट, फंडामेंटल प्रिंसिपल भी अगर आप जानते हो लॉगरिथम में तो हो जाएगा, लॉगरिथम कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये चैप्टर यदि आप इतना जानते हैं तो आप इसमें डूब जाओगे, और इतना इंटरेस्ट आएगा ना तो किसी को आप बेहतर तरीके से सिखा सकते हो। ठीक है, सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, अगर किसी को बताने की भी बात है ना तो आप बेहतर तरीके से बना सकोगे कैलकुलस। अगर ये प्रीक्यूसाइट्स है, प्रीक्यूसाइट्स का मतलब इसको जानने से पहले, कैलकुलस का प्रीक्यूसाइट्स है, इसके जानने से पहले आप ये जान लो। जैसे रण क्षेत्र में हम लड़ने के लिए जाएंगे तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हथियार रखो, छोटा बड़ा, कब किस चीज़ का ज़रूरत पड़े वो छोड़ दो, है ना। तो ये इसका हथियार है, बेसिक हथियार है। अगर बेसिक हथियार हमारे पास नहीं हो, कैलकुलस 0, और 0 नहीं बनना है आपको, 0 to हीरो पहुंचना है, तो इसके लिए ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगा। तो इसका जो अब जो पढ़ेंगे हम, इसमें 2 मेजर ब्रांचेज हमने बताया था, डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल। डिफरेंशियल में सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव पढ़ेंगे। ठीक है, डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन लोग एक चीज़ समझते हैं, लेकिन एग्जैक्टली एक चीज़ नहीं है। डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन में वही अंतर है कि मैंने तुम्हें पीटा या मैंने तुम्हें पिटवाया। ठीक है, यही डिफरेंस है। तो हम चर्चा करेंगे पिटने और पिटाने वाली, यानी कि डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन का चर्चा करेंगे अगले चैप्टर में। तो अगर आपने 11th में कुछ पढ़ा होगा डेरिवेटिव्स के मामले में, फाइंड द डेरिवेटिव लिख देता है, फाइंड द डिफरेंशिएशंस, नॉट डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस, डिफरेंशिएट। ठीक है, डिफरेंशिएशन नहीं, डेरिवेटिव अलग चीज़ है, और डिफरेंशिएशन जो है ना वो डेरिवेटिव से ही निकला हुआ है। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं कि डेरिवेटिव का डेफिनेशन हम डिटेल करेंगे यहाँ पे तो समझ में आएगा। डिफरेंशिएशन का एक लाइन बताते हैं आपको कि टू फाइंड द मेथड ऑफ डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ठीक है, यानी डिफरेंशिएशन जो है आपका वो मेथड है एक, क्या चीज़ निकालने का, तो डेरिवेटिव निकालने का। वही बात हमने जो बोला, हमने तुम्हें पीटा और इससे आपको पिटवा दिया, यही अंतर हो गया ना, कि डेरिवेटिव क्या है वो तो है, लेकिन डिफरेंशिएशन क्या है कि डेरिवेटिव के निकालने की प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया से हम इसको निकाल देंगे उसको डिफरेंशिएशन कहेंगे हम। ठीक है, डेरिवेटिव बहुत सारा तरीका से किया जाएगा, लेकिन जो यहाँ पढ़ेंगे हम जिस मेथड से, उसको डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है ना, तो मिलते हैं अगले क्लास में। आप अगले क्लास देखना, कंटिन्यू रहेगा और काफ़ी मज़ा आने वाला है। और आपको सिर्फ ऐसा नहीं कि अब NCERT के बारे में आप किसी टाइप का बुक बनाना, अगर थ्योरी मेरा समझ लेते हो, कॉन्सेप्ट
अच्छे से समझ लेते हो तो आप आर डी शर्मा बुक का बुक बना सकते हो, के सी सिन्हा का बुक बना सकते हो, या फिर आर एस अग्रवाल का बुक लेकर बना सकते हैं। एनसीईआरटी तो आपका है ही, एनसीईआरटी हर हालत में बनाना है। उसमें जो लाइंस लिखा हुआ है काफ़ी बेहतरीन कंटेंट होते हैं उसमें, ठीक है ना। तो आप उसको हर हालत में टेक्स्ट बुक पढ़ना है। और उसके अलावे आप कोई भी एक बुक स्टार्टिंग में उठा लो, आर एस अग्रवाल उठा लो, बहुत बढ़िया है वो। अगर आप बना लेते हैं अच्छे से तब फिर आर डी शर्मा पे चले जाएं। स्टार्टिंग में एनसीईआरटी और आर एस अग्रवाल और के सी सिन्हा ये करें, एनसीईआरटी हर हालत में करें आप, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, चलो ओके।